नमस्ते बच्चों। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल का पेपर नमस्कार सर। कैसा था तुम लोगों का? अच्छा नहीं हुआ? कल के पेपर में अगर तुम लोगों के 40 तक सही है तो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेंथी रखे गए थे और अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास मैंने बता दिया था और बातचीत ये चल रही थी कि अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला मैंने बताया था। XCM is equal to sigma MIXI upon sigma MI और YCM is equal to sigma MI YI upon sigma MI और ZCM is equal to sigma MI ZI upon sigma MI। यहाँ वेक्टर नहीं होगा, इसका वेक्टर फॉर्म कंबाइन भी लिख सकते हैं। RCM is equal to sigma MIRI अपॉन सिग्मा MI। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सेंटर ऑफ मास अगर शिफ्ट करता है तो किस ढंग से हम लोग, तो उसमें ये आया था सिग्मा एक का लिख दे रहे हैं, सिग्मा MI टाइम्स डेल्टा XCM इज इक्वल टू सिग्मा MI और डेल्टा XL। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आगे चल के ये काफी काम में आएगा। इसके बाद इसमें दूसरा एक चैलेंज होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, और उसमें हमको दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो रॉड का सेंटर ऑफ मास मैंने निकालना बताया था और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछा भी गया है और हकीकत ये है कि सबसे सिंपल है सेंटर ऑफ रॉड मास रॉड का निकालना। और बाकी जो और ऑब्जेक्ट हैं जो बीच बीच में हमारे पास आते रहेंगे, जैसे डिफरेंट प्लेट्स हैं, स्फीयर्स हैं या कोन्स हैं, इनके सेंटर ऑफ मास आप लर्न कर लीजिए। और इसमें से एक का सेंटर ऑफ मास मैं कैलकुलस से निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं, और बाकी आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको निकालना आता भी होगा तो एग्जाम में आप कैलकुलस लगा के नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आप कैलकुलस लगा के उतना टाइम नहीं होता है कि सेंटर ऑफ मास निकालो। वहां पे तो याद
करेंगे तभी जल्दी से हो जाएगा। सर हाँ। कोड का बता दीजिएगा। नहीं, बता तो मैं बताऊंगा, मैं वो जो बेसिक होगा, और बाकी हमने कहा था कि जो एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव ग्लिम्स ऑफ न्यूलाइट फिजिक्स के हमारे वीडियो हैं, उसकी प्लेलिस्ट में मैं सारे कैलकुलस वाले प्रूफ लोड कर दूंगा, तो जिसको जब भी देखना हो उसको देख सकता है। सर अभी नहीं हुआ है लोड ना? नहीं, अभी नहीं हुआ है, इस वीक में करेंगे। तो हम लोग एक रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले निकालते हैं। तो पहले एक रॉड बना लीजिए। ये मान लीजिए मैंने एक रॉड बना ली, थिन रॉड है कोई बहुत, और साथ में यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड की क्वालिटी होती है कि अगर हम मास पर यूनिट लेंथ निकालें तो वो पूरी रॉड में सेम रहती है। तो मान लिया कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और कभी कभी रॉड का मास और लेंथ दे देते हैं। तो अगर रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो लैम्डा इज इक्वल टू m/l हो जाएगा। और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इन पार्ट्स की क्वालिटी होती है, ये सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, नंबर 1, और वेरी स्मॉल होते हैं कि इनको वी कैन कंसीडर अ पार्टिकल। इनको हम लोग पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। सपोज इनकी लेंथ हमने dx ले ली, इसका मास dm मान लिया, तो dm बराबर हो जाएगा लैम्डा dx। इसकी लेंथ अगर dx है तो मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इनकी लेंथ। और यहां से x डिस्टेंस पर एक ऐसा ही एलिमेंट dm चूज कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा mi/xi। तो यहां पर mi तो dm है और ये xi x है, तो x dm, और समेशन के वजह में इंटीग्रल, और कहां से कहां तक? जहां से जहां तक रॉड गई है। मास हमारे यहां तक एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं 0 से l तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 से l, और नीचे dm 0 से l। अब कुछ बचा नहीं है, अब बस dm की जगह लैम्डा dx रख देना है, लैम्डा की जगह m/l रख देना है, और ये आंसर आ जाएगा। तो x लैम्डा की जगह, dm की जगह लैम्डा dx अपॉन लैम्डा dx, 0 to l, 0 to l। ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया। लेमडा की जगह हम m/l रख देंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है। तो अगर m/l रखेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा। तो इंटीग्रल x dx 0 से l अपॉन इंटीग्रल dx 0 से l, तो ये बना x² 2, 0 से l, और ये बना x 0 से l, तो l² 2 और l, तो l/2 आ गया।
तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पर होता है। और ये रिजल्ट हमने निकाल लिया ना, इसको लर्न कर लेना। और इस तरीके से कैलकुलस के बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, एक दो नहीं होते। अब जो आपके एक बार नीट के एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन लेते हैं। रॉड की लंबाई थी, कुछ दी हुई थी, शायद 2 मीटर दी हुई थी। लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर। यूनिफॉर्म रॉड नहीं थी और इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा बराबर दिया था समथिंग kx। इट इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर हम रॉड बनाते हैं अगर इस बार हम रॉड बनाते हैं तो सपोज इसका टोटल मास m है और लेंथ l है, तो m/l नॉट इक्वल टू लैम्डा। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। यहाँ लैम्डा कम होगा, x बराबर 0 पे लैम्डा ऑलमोस्ट 0 है और लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। ये हैवियर एंड है, ये लोअर एंड है। तो अब हमें वही कैलकुलस लगानी पड़ेगी। x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लिया और इसका मास dm माना। फॉर्मूला नहीं बदलेगा, 0 से l x dm अपॉन इंटीग्रल dm 0 से l। लेकिन इस बार जो dm लिखेंगे लैम्डा dx, dm इज ऑलवेज लैम्डा dx, बट इस बार लैम्डा की वैल्यू kx है। तो ये क्या बना भाई, देखो x और dm की जगह लैम्डा dx, तो kx dx इंटीग्रल 0 से l और kx dx 0 से l। वैल्यू तुम्हारी बदल गई, k कांस्टेंट है, कट जाएगा और यह है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 और ये है x, ये इंटीग्रल हो जाएगा x²/2। 0 से l 0 से l वैल्यू रख दीजिए l³/3 और ये आ गया l²/2, तो 2/3l इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। क्योंकि रॉड की लेंथ 2 मीटर दी गई है तो 2/3 और इंटू 2, तो ये 4/3 आ गई है, तो 1.33 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने एफएलटी में या नीट में रखा था। एफएलटी में ही रखा होगा, नीट में तो सेंटर ऑफ मास आया ही नहीं है। तो याद रखो x मैंने इधर से माना है लैम्डा kx, तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की इधर से निकली है जहां डेंसिटी 0 थी और बढ़ती चली गई है।
उस क्वेश्चन में पूछ दिया था हमने कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हैवियर एंड, तो इधर से 1.33 आ गई है, हैवियर एंड से क्या होगी, उधर से आ जाएगी, 1.2 में से 1.33 माइनस कर देंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, अगर ये खाली प्रोपोर्शनलिटी फंक्शन है, इसीलिए रॉड को हम लोग स्पेशली कंसीडर करते हैं। सपोज लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स की पावर एन है, नॉट 1 है, एक बार के एक्स पूछा तो कभी के एक्स स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। तो एन की वैल्यू ऐसे ही 1 2 3 4 है कुछ, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहां से आएगा, एक्स के एक्स की पावर एन डी एक्स अपॉन के एक्स की पावर एन डी एक्स, 0 से एल, 0 से एल, के से के काट दिया, और ये है इंटीग्रल एक्स की पावर एन प्लस 1, और ये है इंटीग्रल एक्स की पावर एन dx dx, 0 से एल, 0 से एल, और इसको इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा आप लोग कर सकते हो, ये मिलेगा n+1 अपॉन n+2 इंटू एल। ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है। चेक करें, अगर यूनिफॉर्म रॉड था तो लैम्डा बराबर कांस्टेंट था, तो अगर हम इसको के एक्स की पावर एन रखेंगे तो एन बराबर 0 आएगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 0+1 0+2 इंटू एल, यानी L/2। जो तुम्हारा क्वेश्चन नीट में आया था, लैम्डा बराबर के एक्स था तो एन बराबर 1 था, तो कहाँ आया सेंटर ऑफ मास, 1+1 अपॉन 1+2 एल, यानी 2L/3। और इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे आने वाले नीट में लैम्डा बराबर के एक्स का स्क्वायर कर दें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, 3/4L पर हो जाएगा, 2+1 2+2 इंटू। ये तो एक बात रही। दूसरी बात क्या रही, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, ये मेरे पास रॉड है और यहाँ पे लैम्डा बराबर दिया है ax² प्लस bx प्लस c, ये दे दिया भाई, और कहा इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लिया, x लैम्डा dx, लैम्डा तो ये x dm होता है ना, ये तो x ax² प्लस bx प्लस c dx अपॉन इंटीग्रल ax² bx प्लस c, ये आया भैया, बड़ा लंबा चौड़ा आया। अब इसका इंटीग्रल अगर करोगे तो ये a है और x³ है, तो x की पावर 4/4 प्लस bx³ 3 प्लस cx ऊपर से आएगा, 0 से l,
और नीचे ax³/3 प्लस bx²/2 और प्लस ये x²/2 आएगा, राइट, एक्सिस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे ये cx आ जाएगा 0 से l। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, सिर्फ एल ही रखना है, जीरो रखने पे तो ये सब जीरो हो जाएंगे, तो खाली एल बचेगा, कॉमन हो जाएगा। ये हमारे पास al⁴ प्लस bl³/3 प्लस cl²/2 अपॉन al³/3 प्लस bl²/2 और प्लस cl आ जाएगा। ये ऐसे आंसर आ गए। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जब तुम्हारे ऑप्शन होंगे वो ऐसे कुछ दिए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में एक लिमिटिंग केस किया करो। लिमिटिंग केस क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, लेमडा ये गंदा सा दिया हुआ है, ऐसे 4 बड़े बड़े आंसर भी दिए हैं, आधे लोगों का पसीना छूट जाएगा कि अब करें क्या, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। तुम्हें चेक कर लेना है, तुम्हें ये मालूम है ना कि अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता, l/2 पर आता। वेरी गुड। तो आप क्या करो, ये रॉड यूनिफॉर्म कब होगी, जब ये x² और x वाले टर्म ना हो, खाली c हो, यानी a और b बराबर 0 हो। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें a और b को 0 कर देना। तो अगर a और b को 0 कर दोगे तो ये देखो cl l/2 आ जाएगा, cl²/2 अपॉन cl। दैट्स ऑल, जिसमें ये आ जाए वही आंसर है, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। और इसका ये कितना स्ट्रांग है ये पता तब चलेगा जब कभी एफएलटी में टेस्ट में क्वेश्चन रख देंगे, उस तरीके से करके दिखाएंगे। ओके, अब ये हमारे पास रॉड का सेंटर ऑफ मास आ गया। अब देखो यहां पर एक दूसरा सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, और वो सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे एक रेक्टेंगुलर पीस का। ये चलो ट्रायंगुलर पीस ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल भी यूनिफॉर्म लिया है हमने, यूनिफॉर्म ट्रायंगल। अब इसको कैलकुलस की तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको एक सिंपल लॉजिक से निकालेंगे। देखो इस रॉड को मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करना शुरू किया। एक जैसे ये लिया छोटी सी रॉड, दूसरी छोटी सी रॉड ये ली, इस तरीके से, मतलब इसको मैंने ऐसे बांटना शुरू कर दिया। ऐसे ये स्मॉलर पोर्शन में बांटते चले गए।
बहुत ही पतली पतली रॉड है। अगर ये ट्रायंगल यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली ये रॉड भी यूनिफॉर्म ही होंगी। और हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये मिडिल पॉइंट पर होता है। तो हमारे पास इस रॉड का मिडिल पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के सारे रॉडों की मिडिल पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच दो, ये मीडियन हो जाएगी। इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास यही इसी मीडियन पर होगा कहीं ना कहीं। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, मान लो मैं इस रॉड को इस बार ऐसे ऐसे बांट देता हूं। रॉड मैंने उस बेस के अलाउंग नहीं लिया, इस बेस के अलाउंग लिया, ऐसे ऐसे लिया। ये समझाने में देर लगती है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो बहुत तेज वर्क करता है। पतली पतली झज्जियों में बांट दिया हमने, वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स। और यहां पर भी बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा हर रॉड का उसके मिडिल पॉइंट पर होगा। तो यहां से जो मीडियन जाएगी, इस मीडियन, इसको भी मीडियन कहते हैं, ये भी मीडियन है, इस पर भी सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास इस मीडियन पर भी है, इस मीडियम पर भी है। तो वही होगा जहां मीडियन एक दूसरे को काटती है। यानी यूनिफॉर्म ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रायड पर होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और इन जनरल आप समझ लो कि जैसे मान लो आप एक पैरेललोग्राम ले लो। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होगा। अगर तुम्हारे ज्योमेट्री का सेंटर निकल रहा है और बॉडी हमारी यूनिफॉर्म है तो ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। और इस रूल से हम कई ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास ऐसे ही याद कर सकते हैं, मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म रॉड का मिडिल पॉइंट। अब अगर तीन कोई ट्रायंगल है तो यूनिफॉर्म ट्रायंगल का सेंट्रायड, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। अगर मेरे पास रिंग है, इस रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उनका सेंटर। तो मोस्ट ऑफ दी तो हमें वैसे ही याद आ जाए। और बाकी जो चीजें तुम लोगों को दिक्कत करती हैं वो चार ज्यादातर चीजें दिक्कत करती हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास जो याद नहीं रहते हैं, इन पे अटेंशन देना है। वो कौन कौन सी होती हैं, आज मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। वो होती हैं एक सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। पूरी रिंग का तो सेंटर पे होगा, लेकिन ये आधी रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, मतलब पूरे में मास भी है। और सेमी हॉलो हेमिस्फीयर,
हॉलो हेमिस्फीयर, कटोरा जैसे होता है, हॉलो होता है। और सेमी या सॉलिड हेमिस्फीयर, सेमी ना लिखो जब हेमिस्फीयर लिख दिया, सॉलिड हेमिस्फीयर, ये आधा गोला। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि इनका सेंटर ऑफ मास मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको जरा ध्यान देके याद कर लेना। अब आज हम ना इसको बताएंगे क्या है और ना हम इसको कैलकुलस से निकालेंगे। इन सब की डेरिवेशंस उसी वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपका क्लास का टाइम ना बर्बाद हो। आई जस्ट वॉन्ट टू कवर मैकेनिक्स एज फास्ट एज आई कैन, जिससे कि हम लोग इसको बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सके। अब एक बात तो क्लियर हो गई है बच्चों कि तुम लोगों का नीट का एग्जाम मई में नहीं होना है, जून में नहीं होना है। ये जाएगा तो अगस्त लास्ट या सितंबर में जाएगा पहले की तरीके से। तो कोर्स को खत्म करके बढ़िया से रिवीजन करना। अच्छा, इसके बाद और सर जो, हाँ बोलो बेटा। सर हम लोगों को एक बार प्लीज लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दीजिएगा। आप लोगों का एक छूट गया है। नहीं, नहीं आपने पढ़ाया था, हम्म, लेकिन वो मतलब थोड़ा टफ लगता है, तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। हाँ तब तो दोबारा सारे सब्जेक्ट कराएंगे। परेशान क्यों होती हो, रिवीजन इतना बढ़िया कराएंगे कि तुम्हें आधे क्वेश्चन रट जाएंगे। नेक्स्ट होता है कोन। कोन का भी कठिन होता है निकालना, लेकिन ये ज्यादातर बच्चों को याद रहता है। तुम में से किसी को याद है यस सर। कि हॉलो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सॉलिड कोन का होगा सर h/4 पे शायद से। यस, बेस H by से एच बाई, और होलो के एच में 3। और हॉलो में h/3 पे रुक जाएगा। हॉलो में h/3, ये याद रहता है। और भाई देखो साफ साफ बताएं, ये याद नहीं रहते हैं। ये किसी को याद है? यस सर, याद है। वेरी पहले गुड, का बताओ। होगा टू सेमी टू सर्कुलर रिंग का बताओ। 2r/पाई। हाँ हाँ। यहाँ पे और हाँ, सेंटर से होगा ना, यस सर। 2r/पाई और उसका होता है 4r/3 पाई। 3 डिस्क का, पाए हाँ। हाँ, डिस्क का 4r/3 पाई। 4r/3 3 पाई। पाई, यस सर। और इसका बड़ा सिंपल होता है, हेलो हेमिस्फीयर का 3/8। 3r/8 होता है। वो सॉलिड का होता है। इसका क्या होता है? r/2। ये r/2। r/2 ही होता है, सिंपल है ना। यस सर। तो ये मैं भी भूल जाता हूँ अक्सर, फिर याद करते करते आ जाता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है ना, देखो, अब हम लोगों को करना क्या है, ये याद कर लेना है, कैलकुलस से आए चाहे ना आए। अब एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं एक, हम ऐसे सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। देखो, एक सिलेंडर ले लेते हैं, यूनिफॉर्म लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ले ही नहीं सकते। तो ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने ये ऐसे कोन फिट कर दिया, ठीक है। ये कोन फिट कर दिया, ये एक सिलेंडर फिट कर दिया, ठीक।
कितना सुंदर लग रहा है। दोनों की लेंथ मैंने एल एल ले ली, और रेडियस तो दोनों की बराबर है ही। तो कैन यू गेस कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? कौन के नियर सर? एक ये लाइन कंसीडर करो बेटा, ये इसी लाइन पर होगा ना कहीं कहीं, क्यों? कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों सॉलिड हैं, तो कोन का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, और यहां बेस से इसकी डिस्टेंस L/4 हो जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर हॉलो होता तो L/3 हो जाती। और सिलेंडर तो जानते ही हो, ये नीचे से L/2 पर होगा। अब ये क्या है ना कि दो ऑब्जेक्ट हैं, और इनके सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तुम लोग इस तरीके से यार पढ़ो कि तुम लोग पढ़ा भी सको किसी को, है ना। इसमें जो 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं बताओ। पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन बताओ, 4 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अभी बिल्कुल ये फंडे आत्मा से क्लियर हो जाएंगे, फिर ये हो जाए ये हो जाए तो क्या क्या होगा। इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। पहला हम दे दिए कि दोनों सॉलिड तो है नहीं, हम कुछ L की वैल्यू दे देंगे, कुछ R की वैल्यू दे देंगे, और दोनों के मासेस दे देंगे। जैसे M1 बराबर मैंने L बराबर मान लो 10 सेंटीमीटर ले लिया। जब मास दे रहे हैं तो रेडियस की जरूरत नहीं। मान लीजिए इसका मास, कोन का मास, इसको M1 कह रहे हैं, 60 ग्राम है, और सिलेंडर का मास मान लीजिए 100 ग्राम। तो मैं पूछूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। और जब भी ये पूछा जाएगा कहाँ होगा, तो कहाँ होगा में तो तुम कई तरीके से बता सकते हो। इस पॉइंट से कहाँ होगा, नीचे से कितनी ऊपर होगा, ऊपर से कितना होगा, है ना। तो वो पॉइंट वो बताएंगे, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा बताना। वो कह दें कि उसका सेंटर ऑफ मास इंटरफेस से कितनी दूरी पर होगा, तो यहां से जैसे निकालना। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? अब कोऑर्डिनेट सेट कर लो, जहां से कहे वहीं पे 0 मान लो। ये पक्का है कि इसी लाइन पर होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। और ये हम जानते ही हैं कि दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। और यही पहली ट्रिक है कैलकुलेशन की, सेंटर ऑफ मास की। वो तुम्हें ऐसे ऑब्जेक्ट दे देंगे जिनका सेंटर ऑफ मास तुम्हें नहीं मालूम होगा। कोन का नहीं मालूम, कोन का मालूम है, सिलेंडर का मालूम है, लेकिन सिलेंडर के ऊपर कौन है तो उसका नहीं मालूम। तो
आप जिनका जिनका मालूम है उनको उनको मान लीजिए, फिर अपने फार्मूले लगा दीजिए। तो मैंने सेट कर लिया। सर हाँ, सर बॉटम से 35/32 L पे होगा। ये मैंने यहाँ पे मान लिया x बराबर या y बराबर 0 कुछ भी मान सकते हैं, और लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो L/4 का मतलब है 2.5। तो जो पहला वाला मास है M1 60 ग्राम का, उसके लिए y1 बराबर 10/4 है, यानी 2.5 है। ठीक है, बाद में लिख देंगे। और जो नीचे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है, यहां पर हम मान सकते हैं कि 100 ग्राम लग रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का तो मतलब ही यही होता है कि उस जगह पूरे ऑब्जेक्ट का हम सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं। तो मैंने कोन के सेंटर ऑफ मास पे मान लिया 60 ग्राम का पार्टिकल है, और सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पर 100 ग्राम का पार्टिकल है। और ये y2 बराबर हो जाएगा, y2 बराबर -5। 10 सेंटीमीटर है ना, और ये L/2 था, तो 5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? क्योंकि 0 मैंने यहां माना। और इसके बाद तुरंत हम फार्मूला लगा देंगे। XCM इज इक्वल टू M1 y1, चलो 2.5 ही लिख दिया यार, और प्लस 100 इंटू -5 नीचे अपॉन M1 प्लस M2। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 60 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 150, और -500 अपॉन 160। देख लेना मुझसे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो 500 में से 100 गया, 400 उसमें से 350, तो 35 अपॉन 16। तो 35/16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 3 बचा, फिर 16 दूनी 32 होता है। नहीं, फिर तो 16 दूनी 32, 3 बचा, तो फिर 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 16 एकम 16, और फिर बचे 14, 4, तो 2.1 के करीब यहां से आ रहा है, और साथ में ये माइनस में आ रहा है। तो एक सिंपल क्वेश्चन ये भी होता है कि सेंटर ऑफ मास कौन की तरफ होगा कि सिलेंडर की तरफ होगा। तो जाहिर है कि ये माइनस में आ रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास सिलेंडर साइड में होगा। और जहां से मैंने ओरिजिन माना है वहां से 2.1 और फिर आगे लंबी वैल्यूज कुछ आएगी, मैंने डिवाइड नहीं किया, यहाँ नीचे आ गया। ठीक है ना, तो उतनी डिस्टेंस यहां से आ गई। कहीं से निकाल लो डिस्टेंस जहां से तुम्हें अच्छी लगती है। अब अगर नीचे से पूछा गया है तो भाई ये पूरी लेंथ मालूम है, ये मालूम है, तो नीचे से निकल आएगी। ऊपर से पूछा है तो ये नीचे वाली डिस्टेंस को ऊपर वाली एल में जोड़ देंगे, ऊपर से आ जाएगी। ये तो पूछने वाले पे होता है। ये तो पहला क्वेश्चन बना। दूसरे टाइप का क्या बनेगा? दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों की डेंसिटी तुम्हें दे देंगे, D1 बराबर D2 बराबर। अब मैं उतनी सुंदर फिगर नहीं बनाऊंगा, अब मैं जल्दी से बना दे रहा हूं। ये हो गया। और डायमीटर वही है, अब की हम ऐसा करते हैं, दोनों की लेंथ 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेने के मूड में है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से सॉलिड है L/3, L/4 यानी 3 सेंटीमीटर पे होगा, इसका 6 पे होगा। तो y1 बराबर 3, y2 बराबर 6। और फिर वही पूछ रहे हैं, और डेंसिटी क्या दी हुई है? डेंसिटी इसकी दी हुई है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी दी गई है
मान लीजिए 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर की, और इस बार रेडियस भी दी है, दोनों की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो M1 M2 इन्होंने नहीं दिया, ये दूसरा तरीका है। अब इन्होंने क्या किया, डेंसिटी दे दी। तो तुम्हें मालूम है, एक चीज को ध्यान रखना, ये दोनों 2D है कि 3D है कि 1D ऑब्जेक्ट है? 3D है। ऑब्जेक्ट है। 3D है सर। हाँ, जब 3D है तो मास की जगह क्या लोगे, वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना? तो Yes, मास sir. कितना हो जाएगा, ये कौन है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है याद है, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच, H और इसकी डेंसिटी है 3, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी डेंसिटी है 2। तो तुम्हारा M1 निकल आया, M2 निकल आया, Y2 की वैल्यू -6 है, क्योंकि ओरिजिन तो मैं y बराबर 0 यहां मानूंगा। अब फिर क्या करना है, फिर M1 Y1 और प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2 करके तुम लोग निकाल सकते हो। तो मैं निकालूं क्या इसका सेंटर ऑफ मास, छोड़ देते हैं, है ना? तीसरी वैरायटी क्या हो सकती है, अब तुम लोग बताओ। हाइट ना दे। तीसरी वैरायटी ये होती है कि ये मैंने सिलेंडर ले लिया, और ये मैंने कोन ले लिया, और इस बार हम इसकी डेंसिटी नहीं देंगे, हम कहेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ D1 and D2 so that center of mass will be at common center. ये मैंने R दे दिया है, ये मैंने LL दे दिया है, मतलब मैं सेंटर ऑफ मास यहां चाह रहा हूं, y बराबर 0 पे, यही कॉमन सेंटर है दोनों का। तो अब क्या करो, अब मान लो डेंसिटी D1 D2 है, इसकी D1 मान लो, इसकी D2 मान लो। अब इतना तो मालूम ही हो गया है, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1, तो इसका मास 1/3 पाई आर स्क्वायर एल इंटू D1, ये मास हो गया, और इसका y कोऑर्डिनेट हम जानते हैं L/4 होगा, प्लस इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल इंटू D2, और इसका सेंटर ऑफ मास -L/2 पर होगा नीचे, और नीचे 1/3 पाई आर स्क्वायर एल D1 प्लस पाई आर स्क्वायर एल D2, और सेंटर ऑफ मास मैं चाहता हूं यहां पे, यानी ये वाली वैल्यू 0 होनी है। तो ये वाली वैल्यू अगर 0 होगी तो दिस इंटू दिस 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एल D1 L/4 माइनस, ये माइनस है, पाई आर स्क्वायर एल D2 L/2। अब दोनों तरफ से थोड़ी काट छाट कर लो, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो चलो यहां बराबर कर दिया और ये 0 हटा दिया। क्या क्या कटेगा, पाई कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, एल कटेगा, ये भी एल कटेगा, तो आ जाएगा D1/12
इज इक्वल टू d2 अपॉन 2, तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू 6। यानी कोन की डेंसिटी अगर सिलेंडर की डेंसिटी की 6 टाइम्स होगी तब दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में है। ठीक है, मेरे पास तीसरा होता, इसमें डेंसिटी का रेशियो पूछ दिया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देकर, और जो हम लोग लंबा चौड़ा पढ़ते हैं वो यही होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आया था बहुत पहले, ये अंग्रेजी का ई अक्षर है, यूनिफॉर्म लेटर है, और सब 1 सेंटीमीटर के हैं। मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है दोनों। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? पहचानो, ये 1D है कि 2D है? 1D है, 2D है कि 3D है, बताओ। 2D 2D है और यूनिफॉर्म है, तो हमने ले लिया मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। अब तुम्हें करना क्या है कि ऐसे करो, इसको बांट दो, तो ये 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल में बांट दिया। अपनी एक्सिस मान लो भाई, इधर एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई एक्सिस मान लो, और सबके सेंटर ऑफ मास मार्क कर लो। इसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में होगा, तो मिडिल पॉइंट पर होता है ना रेक्टेंगल का, तो ये 3 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो C1 है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तुम्हारे पास x में 1.5 और y में ये टोटल 5 है और ये 1 है, तो 1 माइनस हो गया 4.5। C2 यहां कहीं होगा, तो 1 2 3 और ये 0.5, तो 3.5 और x में 0.5। C3 निकाल लो, इनके बीच में होगा, तो ये तो 1 1 2 है, तो x में 1 और y में 2.5। C4 निकाल लो, 0.5 और 1.5 यहां होगा। C5 निकाल लो, ये यहां पे होगा 0.5 और 1.5, ये 3 था x में और ये खाली 0.5। यहां का मास कितना होगा? m1, तो m1 हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया है 3 into 1 और मास पर यूनिट 1 है सिग्मा, तो m1 3 सिग्मा, m2 इज ओनली सिग्मा 1 into 1, m3 इज 2 सिग्मा 2 into 1, m4 इज सिग्मा और m5 इज अगेन 3 सिग्मा। अब XCM निकाल लो, कैसे?
m1 x1, m2 x2, m3 x3, फिर YCM निकाल लेना। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस है जो मैंने बताया। जनरल प्रोसेस ये है कि हमें उसका पूरा सेंटर ऑफ मास नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास हम निकाल सके। ओके, तो अब ये तुम लोगों के लिए बड़ा ही सिंपल काम है। m1 x1 से लेकर के m5 x5 तक रख के और नीचे m1 से m5 तक रख करके ये आप निकाल लेंगे। सिमिलरली YCM भी निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करते समय एक चीज ध्यान देना, हो सकता है कि तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े और उसी में तुम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। देखो, ये जो हमारे पास फिगर है ना, वो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं? देखो, नीचे वाली इमेज पार्ट ऊपर वाली इमेज का इमेज बन रहा है, जैसे ये प्लेन मिरर हो। ये फिगर इसके लिए सिमेट्रिकल है। तो सेंटर ऑफ मास बेटा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। अब ऑप्शन को ढूंढो कि YCM इज इक्वल टू 2.5 होना चाहिए। हो सकता है, और ज्यादातर ये होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें Y कोऑर्डिनेट 2.5 दिया हो। तो इसका मतलब है तुम्हें फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वही आंसर आ जाएगा। दूसरी एक चीज और भी बता दें, वो अधिकतर नहीं लगती है, कभी कभी लग भी जाती है। ये देखो, अगर इसको ऐसे मिला देना तो इन पूरे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 पर है। तो जो साथ में ये जुड़ रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा x वाला, वो 1 से ज्यादा ही होगा। और दूसरी बात, जब गेस करने बैठे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दो स्ट्रिप्स हैं, इनका सेंटर ऑफ मास, ये ऊपर और नीचे वाली, इनका ये 1.5 है। लेकिन बाकी यहां तक है नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 1.5 से कम होगा। तो x कोऑर्डिनेट 1 से 1.5 के बीच में कुछ होगा। और अब मुझे पक्का विश्वास है कि अगर ये गेस करना जिसने सीख लिया, उसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाली ऑप्शन ढूंढेगा। y कोऑर्डिनेट 2.5 हो, क्योंकि होल फिगर इज सिमेट्रिकल अराउंड दिस, और सेंटर ऑफ मास सबका एक वो यहाँ पे 0.5 है। सॉरी, ये 1 था ना, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 0.5, इनका सेंटर ऑफ मास 0.5 और सेंटर ऑफ मास 0.5 से 1.5 के बीच में कुछ होना है। तो इस तरीके से सोच करके हम लोग जल्दी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडीज निकालना।
चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तरह तरह के बॉडीज को जोड़ा जा सकता है। उसका जनरल तरीका क्या है कि आप जिन जिन पोर्शन के सेंटर ऑफ मास मालूम है उनको मार्क कर लीजिए, वहां पे उतने ही मास के पार्टिकल मान लीजिए और फिर निकाल दीजिए। अब होता है शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी कुछ ऐड कर दिया जाता है, कभी कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए मान लीजिए कि ये मेरे पास लैमिना है, कोई रेक्टेंगुलर पटल, ये है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये डायगोनल खींचे, यूनिफॉर्म है, ये डायगोनल खींचे, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। सपोज इसको मैंने G1 कह दिया, यहां पर इसका मास कर रहा है। फिर हमने कहा कि इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। ऐड क्या किया? कोई भी फिगर ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहां पर सपोज एक छोटा सा पॉइंट मास, यहां पे ऐड कर दिया। ऐसे ऐड कर दिया। अब इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा बताओ, किस तरफ शिफ्ट करेगा? तो इसको तरीका ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, नहीं दिख रहा है तो चलो व्हाइट कलर से बना दिया। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, G2 कर दिया। तो जो कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वो G1 G2 के बीच में कहीं आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात, जनरल वे में चलो। सपोज ये एक बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास G1 है और इसका मास M है। अब हमने इसमें कोई बॉडी कहीं पर भी जोड़ दी, ऐसे जोड़ दी, इसका सेंटर ऑफ मास ये G2 है और इसका मास मान लीजिए एडेड मास है M है। अब हमारे पास जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो G1 G2 के बीच में कहीं होगा। तो मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, ये दोनों बॉडीज का कॉमन सेंटर ऑफ मास है। तो पहले तो ये बॉडी नहीं थी, अब आ गई है। तो सेंटर ऑफ मास कहां चला गया है? G1 से G2 पे, G पर चला गया है। तो डिस्टेंस G1 G को कहते हैं शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, और ये हमको निकालनी है। तो निकाल लेते हैं, शिफ्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने मान लिया, जो कि अक्सर दिया रहता है, लेट G1 G2 इज इक्वल टू L। तो G1 G2 है क्या? बेसिकली जो ओरिजिनल बॉडी थी उसका सेंटर ऑफ मास, और जो बॉडी ऐड की गई है उसके सेंटर ऑफ मास का ये बीच की डिस्टेंस है। और कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये आ गया। अब आप तुरंत जो अपना पैरामीटर है उसको सेट करो। इसी लाइन को बेटा एक्स एक्सिस मानो,
और अपना x बराबर यहां सेट करो नए सेंटर ऑफ मास पर, x बराबर 0। तो देखो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम्हें मालूम है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे x बराबर 0 सेट कर दिया है। तो m1 x1 बराबर m2 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0। अब हमें शिफ्टिंग निकालनी है, बड़े आसानी से रख देते हैं। x1 क्या है, देखो ये इधर है, तो इसी को तो हम लोग शिफ्टिंग मान रहे हैं। सपोज शिफ्टिंग इज s, तो इसको मैं s कर दूं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -s, और m1 हो जाएगा ओरिजिनल मास m, तो m माइनस s, और प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये s है, ये टोटल l है, तो ये l माइनस s हो जाएगी, प्लस m टाइम्स l माइनस s बराबर 0। तो अब यहां से ले जाओ, तो m इंटू एल अपॉन m प्लस l, ये मेरे पास शिफ्टिंग आ गई। और इसको हम लोग इस तरीके से याद करते हैं कि शिफ्टिंग बराबर एम एल अपॉन m प्लस m। अब इसको ऐसे कर लो, एडेड मास m क्या है, जो मास हमने ऐड किया, और प्लस l क्या है, ये तो जानते हैं ये डिस्टेंस g1 g2 है, ओरिजिनल मास और एडेड मास के बीच के सेंटर ऑफ मासेस की डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय टोटल मास जो नया हो गया है। ये पहले से था, इतना ऐड हो गया, ये शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग होगी किधर, G1 से G2 की ओर होगी। यानी अगर ये मेरे पास बॉडी है, यहां मास ऐड किया, तो शिफ्टिंग पहले यहां था, इसको ऐड किया, तो शिफ्टिंग इस तरफ होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, मान लीजिए ये मेरे पास लैमिना था, एक मास यहां अटैच कर दिया, एक यहां अटैच कर दिया, दोनों बराबर है, तो कहाँ शिफ्टिंग होगी, पहले G1 यहाँ पे था, ये दोनों यहाँ अटैच हुए हैं, और ये दोनों M1 M2 हैं, तो इनका भी तो कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये मान लो G2 है, तो शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगी। कभी कभी डायरेक्शन पूछते हैं, कभी कभी वैल्यू पूछ देते हैं। तो ये शिफ्टिंग का फार्मूला बड़ा सिंपल है, ओरिजिनल मास से जुड़े हुए बॉडी के सेंटर ऑफ मास की ओर शिफ्टिंग होगी, और कितनी होगी, जितना मास मैंने ऐड कर दिया अपॉन जितना मास अब टोटल हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय उनके सेंटर ऑफ मासेस के बीच की डिस्टेंस। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमूवल। रिमूवल क्या होता है, रिमूवल ये रहता है कि ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास था G1, इसका मास था m, अब मैंने यहां से कोई बॉडी रिमूव कर दी, मान लीजिए इतनी बॉडी रिमूव कर दी, जो बॉडी रिमूव हुई थी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था G2, और इसका मास था m, यहाँ पे m रिमूव्ड मास है, दिस इज रिमूव्ड मास। तो चूंकि ये रिमूव किया गया है, तो यहाँ का मास रिमूव कैसे होगा, मैं इसको निगेटिव मास अप्रोच से कर रहा हूं। सपोज तुमने यहाँ पे -m अटैच कर दिया, तो फिर हमारा माइनस मास होता नहीं है, लेकिन अगर हम ये माने कि मास ऐड हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, और वो रिमूव हो रहा है तो नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या होगा कि फॉर्मूला वही काम कर जाएगा।
तो इसको हमने मान लिया ये मास m माइनस हमने ऐड कर दिया है, रिमूव। तो पहले से इतने पोर्शन का मास m था और इतना हमने और ऐड कर दिया, तो ये 0 हो गया, मतलब रिमूव हो गया। तो शिफ्टिंग कितनी हुई, देखिए शिफ्टिंग ये G1 से G2 की ओर होती है, तो एडेड मास माइनस m इंटू s अपॉन टोटल मास तो m माइनस m हो गया। तो ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि जैसे ये मेरे पास ये लाइन थी, तो इधर नहीं, शिफ्टिंग इधर होगी, बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा, ये जी ये। और फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्टिंग बराबर माइनस ये रिमूव्ड मास है, रिमूव्ड मास ये डिस्टेंस L है, G1 G2, और ये है रिमेनिंग मास, m माइनस m इज रिमेनिंग मास। इसके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो अभी तुम लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे। ये मान लीजिए एक सर्किल है, और इसकी रेडियस कुछ मान लेंगे, और ये कोई और रेडियस है, कोई और सर्किल है, और मान लो इसको ऐसे रिमूव कर दिया गया। ये सेंटर था पहले, G1 यहाँ टोटल, ये हमारे पास सपोज R रेडियस का सर्किल था, और ये इसका सेंटर था, यहाँ सेंटर ऑफ मास था इसका, और ये इस कटे हुए सर्किल का सेंटर ऑफ मास है G2, और यहां से इसकी जो रेडियस है यहां से ये R/N है। तो सेंटर ऑफ मास अगर इतना हिस्सा कट जाए तो किधर जाएगा, तो क्लियर है यहां से कटा है ना, ये इनके सेंटर ऑफ मास वाली डिस्टेंस है, तो ये इस तरफ भगेगा, ये यहां कहीं आएगा, और ये शिफ्टिंग मैं निकाल सकता हूं S बराबर रिमूव्ड मास। अब बस यही कलाकारी है, रिमूव्ड मास कितना, तो मैंने मान लिया ये दोनों यूनिफॉर्म थे, तो यूनिफॉर्म सर्किल था, तो टोटल मास हमारे पास कितना था, m था, और इसका एरिया कितना था, πr², और इसका मास कितना हो जाएगा, रिमूव्ड मास, इसका एरिया कितना है, πr²/n², क्योंकि रेडियस इसकी r/n है, तो πr² का मास m था, तो m बराबर हो जाएगा m/n²। ठीक है, तो रिमूव्ड मास m/n², और रिमेनिंग मास m माइनस m/n², और ये G1 G2 निकाल लो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से टोटल डिस्टेंस थे तो r थी, और ये थी r/n, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस r/n। तो ये आ जाएगा, नीचे n² है, तो m तो कट जाएगा, यहां से m कट जाएगा, तो ऊपर है r माइनस r/n, और नीचे है 1 माइनस 1/n², और ये n² ये इधर बचा हुआ है, तो यहां से आप ले सकते हो n² को नीचे ले जाओ,
तो नीचे आ जाएगा n² - 1 और यहाँ पे r कॉमन ले लोगे तो r n-1/n। यस, तो ये आ जाएगा r। अब ये n-1 है, ये n² - 1 है, तो r/n n+1। और ये शिफ्टिंग किधर होगी? इधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग रिमूव्ड पोर्शन का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास इन माय ओपिनियन इज ए वेरी इजी टॉपिक, लेकिन जब इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह में यूज करते हैं तो इसका यूज अच्छा हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, कैलकुलस वाले हम शीट में लगा देंगे। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास है, कल है या परसों है, तो ये अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, सबको बता दीजिए। अब हमारी 4-6 क्लासेस जो लगातार हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, बिकॉज उससे हम रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे। रोटेशनल मोशन मुझे मालूम है कि किसी को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सर यहाँ पे यल की जगह r-r/n कैसे लिया है? एल होता है दोनों के सेंटर ऑफ मासेस के बीच की दूरी। यस सर, यस सर, ये टोटल डिस्टेंस r थी, यस ये सर, r/n थी, तो ये यस सर। कितनी बची? r-r/n। ठीक है सर। ओके बेटा, इसकी हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। आज की क्लास फिनिश करते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, good night to all of you.